अमित शाह जी, आपका राइजिंग इंडिया समिट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ समय लेके बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं। हम पिछले 4-5 साल से राइजिंग इंडिया समिट कर रहे हैं हर साल। इस साल की थीम थी राइजिंग इंडिया रियल हीरोज। हम उन लोगों पर स्पॉटलाइट डालना चाहते थे जो आम आदमी हैं देश के, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, जिनको कि आपकी सरकार ने भी पद्मा अवार्ड्स के थ्रू जो है उनको रिकग्निशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में उन्होंने एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन ऐसे लोगों के संग किया है। तो सबसे पहला सवाल राइजिंग इंडिया समिट पर मेरा ये होगा कि आप राइजिंग इंडिया को, पिछले 9 साल से आपकी सरकार है, आप कैसे देखते हैं इंडिया राइजिंग को, और इसमें रियल हीरोज का योगदान कैसे रहा है? देखिए, ये विगत 9 साल में भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध किया है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अर्थतंत्र का सुधार करना हो, चाहे डेमोक्रेसी का रियल परकोरेशन करना हो, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथी करना हो, केंद्र और राज्य के संबंध बेहतर बनाकर इसको दुनिया के सामने रखना हो। अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। रक्षा और रक्षा की आत्मनिर्भरता, दोनों क्षेत्रों में शायद आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी एक दशक में काम हुआ है, तो वो ये 10 साल के अंदर हुआ है। देश की आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, तीनों हॉटस्पॉट को करीब करीब एक प्रकार से इस पर संपूर्ण प्रभुत्व आज हमारी एजेंसियों का हमने प्रस्थापित कर पाए हैं। ढेर सारे क्षेत्रों में भारत ने बहुत अच्छा किया है और उसका 7 अर्थ में यश हर क्षेत्र में ग्राउंड पर परफॉर्म करने वाले सभी नागरिकों को जाता है। ये जरूर है कि ये तो पहले भी थे, परंतु व्यवस्था सुधरती है तब भी हौसले के साथ। जब रियल हीरोज आगे नहीं आते हैं तो ये परिणाम नहीं मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस नींव पर मोदी जी ने जो हमारे सामने एक स्वप्न रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत नंबर 1 होगा, सर्वप्रथम होगा। इसको हम निश्चित ही सिद्ध कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। आपसे फिर कुछ महीनों बाद मुलाकात हो रही है और एक दिलचस्प समय पे मुलाकात हो रही है। चुनाव आ रहे हैं और सबसे बड़ा इस वक्त जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है राहुल गांधी का मुद्दा। तो मेरा पहला सवाल होगा राहुल गांधी पर। सूरत के कोर्ट से उनका कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सजा सुनाई गई और तुरंत ही वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए और आप लोगों ने जरा भी देर नहीं की उनको बेघर करने में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे एक सिंपैथी का माहौल भी बन सकता है राहुल गांधी जी के लिए? देखिए राहुल जी, अगर आपने ये पूरे कानून को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरा स्टडी किया होता तो आप मुझे सवाल ही नहीं पूछते। मगर खैर, अच्छा ही हुआ पूछ लिया, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से समग्र देश की जनता को रियलिटी बताना चाहता हूं। हमारा जो कानून था, वो कानून में एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए। सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना 2 अलग बात है। तो दोष को भी स्टे कराना है, सजा को भी स्टे कराना है जी। और हमारे कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है, वो दोष पर रोक लगा सकती है। कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी, सेंटेंस हो सकता है। अब एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है 2013 में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया
कि 3 महीने आपको नहीं मिलेंगे, क्यों देना है? चुने हुए प्रतिनिधि कोई विशेष प्रायोरिटी क्यों एंजॉय करे? जिस क्षण से आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 2013 का है, जब राहुल जी की माता जी के नेतृत्व में यूपीए चलता था। हम तो दूर दूर तक नहीं थे। अब ये जजमेंट आने के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जजमेंट को, मगर कांग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्योंकि वो लालू जी को बचाना चाहती थी। एक ऑर्डिनेंस लेके आए मनमोहन सिंह जी और इसको नॉनसेंस कर श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। अब उनके फाड़ने के बाद किसकी मजाल थी कांग्रेस सरकार में कि इस ऑर्डिनेंस को कानून में बदले, विड्रॉ कर लिया गया जी। आज अगर वो कानून होता तो वो शायद बच जाते, इतनी हाई तौबा नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात, उन्होंने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? आपको फेवर चाहिए, आप मेंबर पार्लियामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे? ये किस प्रकार की एरोगेंसी है? कहां से जनरेट होती है ये एरोगेंसी? कहां से जनरेट होती है? और ये श्रीमान पहले नहीं है, अब तक राजनीति में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहे हुए और उनसे भी ज्यादा अनुभव रखने वाले ढेर सारे नेता इसी प्रावधान के तहत अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। मैं 3 नाम तो आपको अभी भी गिना सकता हूं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव इसका सबसे पहला भोग बने, उसके बाद जयललिता जी बनी और राशिद अल्वी जी बने। ऐसे 17 लोग इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सबकी सदस्यता गई है। किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाय तौबा नहीं की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का कानून है। मगर अब इन पर आ गई तो कांग्रेस वाले कहते हैं गांधी फैमिली के लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए। मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, किसी एक परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनना चाहिए क्या? ये देश की जनता ने तय करना है। किस मेंटालिटी में जीते हैं लोग? और फिर कुछ भी होता है तो मोदी जी पर आरोप करना, लोकसभा स्पीकर पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अरे भाई, आप कानून पढ़ो, वो तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे मालूम है, समझ नहीं पाएंगे, परंतु कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो राज्यसभा में बैठे हैं और वकील होने के कारण ही बैठे हैं, वो लोग भी नहीं समझाते हैं कि भाई लोकसभा स्पीकर के हाथ में कुछ नहीं है। लोकसभा स्पीकर शायद 2 दिन के बाद भी कुछ करते तो वो 2 दिन में एज अ मेंबर पार्लियामेंट आपने जो कुछ भी वक्तव्य दिया है वो लोकसभा को इरेज करना पड़ता, क्योंकि आपकी सदस्यता वो क्षण से जाती है जिस क्षण से आपको सजा होती। पर घर से भी तुरंत निकाल दिया, घर थोड़े दिन दे सकते थे, रुक सकते थे। तो इससे फायदा क्या होता, समझाइए। नहीं, सिंबॉलिक है, बैर की राजनीति बोल रहे हैं ये, इसलिए मैं सवाल पूछ। सिंबॉलिक तो ये है कि फॉर व्हाट स्पेशल फेवर, आप बता सकते हैं जब जर्नलिस्ट क्यों स्पेशल फेवर करनी चाहिए? जब संज्ञान में आए उसके बाद तुरंत कदम उठाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। ऑनलाइन जजमेंट भी पहुंच गया, जिन्होंने अर्जी की थी उन्होंने जजमेंट पहुंचा दिया। और लोकसभा स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना क्यों करे? क्योंकि वो गांधी परिवार के हैं, इसलिए करें। और आप हमें सवाल पूछ रहे हैं, उनको क्यों सवाल नहीं पूछ रहे कि भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? बताइए, आपको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि वो इस बात को और आगे ले जाना चाहते हैं, वापस जहां पे उन्होंने मोदी। वो जहां ले जाना चाहते हैं जी। मगर ये कानून की स्थिति है, इसमें कोई वेंडेटा का पॉलिटिक्स है नहीं। बदले की राजनीति इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है और जब आपकी सरकार थी तब आया है। जी, अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में भी जो पहली रैली वो करेंगे वो कोलर में करेंगे, जहां उन्होंने ये अपशब्द मोदी जी के लिए किए थे। तो इस बात को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि उनको इससे कोई सहानुभूति मिलेगी? क्या इसको ये मोदी बनाम राहुल का इलेक्शन बनाना चाह रहे हैं कर्नाटका में? देखिए,
अगर वो वही जगह से भाषण करना चाहते हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं? डेमोक्रेसी में हर कोई व्यक्ति, लोकतंत्र में जहां से कुछ भी बोलना चाहे बोल ही सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति है। और मोदी बनाम राहुल करना चाहते हैं तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। भाजपा के लिए जीतने की इससे बड़ी कोई फॉर्मूला ही नहीं हो सकती। अमित जी, आपकी पार्टी ये जो अपशब्द राहुल जी ने मोदी जी के लिए कहे, आपकी पार्टी इसको एक एंटी ओबीसी कलर भी देने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने मोदी जी को नहीं कहा है। पूरा भाषण आप सुन लीजिए जी। और मेरे इंटरव्यू के पहले चलाकर भी दिखाइएगा तो लोग भी सुने। उन्होंने मोदी समाज मतलब तेली समाज में सभी लोग क्यों चोर होते हैं ऐसा एग्जैक्ट नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये कहा है जी। तो वो उन्होंने ओबीसी समाज का ही जानबूझकर अपमान किया है। इसमें पार्टी के बनाने का सवाल नहीं है, उन्होंने बोला ही ऐसा है। और जो महाशय कोर्ट में गए इसके खिलाफ, स्टेटमेंट के खिलाफ, उनका कंटेंशन भी वही है और जजमेंट का सार भी वही है। आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, गांधी माफी नहीं मांगते। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको माफी नहीं मांगनी है तो बेल भी नहीं जमा कराना था। महात्मा गांधी ने किया था एक बार, अंग्रेजों ने उनको सजा करी तो कहे मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, पेनल्टी नहीं भरूंगा, दंड भी नहीं भरूंगा, सब कर दिया। तो इन्होंने भी करना चाहिए था। मेरी जानकारी जो है 15,000 रुपए का मुचरका भरकर वो बेल लिए हैं जी। और दूसरा, माफी न मांगनी हो तो न मांगे, मगर सावरकर जी के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं करने चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर। पूरे आजादी के संग्राम के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसी है जिसको एक साथ 2 जन्म टिप की सजाएं हुई जी। ऐसे वीर हुतात्मा के लिए आज इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना, और शायद हम पर उनको भरोसा ना हो, वो अपनी दादी के भाषण सावरकर जी के लिए पढ़ ले कि इंदिरा जी क्या कहती थी। वो पढ़ लेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। उनके साथी भी उनको कह रहे हैं, शिवसेना शरद पवार सब एडवाइस कर रहे हैं जी। अमित जी, अभी तक ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है कांग्रेस के साथ नहीं थे। इस मुद्दे को लेकर वो भी अब राहुल गांधी के और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। एक तरीके से ऑपोजिशन जो है एक साथ एकजुट हो गई है इस मुद्दे को लेकर। देखिए राहुल जी, हर बार ये सवाल मैं जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए आ रहा है। मुझे एक बताओ, ये दोनों साथ में आ गए, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आ गए, बंगाल में क्या करेंगे? केजरीवाल जी क्या दिल्ली की सीट राहुल जी के लिए छोड़ देंगे क्या? साथ में आने का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या साथ में आए? एक बात है कि मोदी का विरोध करने के लिए सब साथ में दिखाई पड़ते हैं। अब ठीक ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इसी बात को लेकर सारा ऑपोजिशन कह रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह का जो है ये नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया के भी कुछ सेक्शंस में उठ जाता है। तो क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को लेकर आपको लगता है ऐसे नैरेटिव को कुछ बल मिलेगा? कुछ नहीं, मगर ये लोकतंत्र जब लालू जी डिस्क्वालीफाई हुए तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? अभी एनसीपी के एक सांसद डिस्क्वालीफाई हुए थे, मोहम्मद फैजल जी, तब क्यों खतरे में नहीं पड़ा? श्रीमती कुमारी जयललिता जब डिस्क्वालीफाई हो गई थी तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? सिर्फ गांधी परिवार से ही खतरा खड़ा होता है क्या? ये तो 17 लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं भैया, और ये देश का कानून है जो बदल सकते थे, आप आपने फाड़ दिया नॉनसेंस कर कर। अब काहे को छाती पीट रहे हो भाई? अमित जी, थोड़ा आने वाले चुनाव, कर्नाटका के चुनाव की ओर देखते हैं।
कुछ प्रदेश के चुनाव इस साल जो हैं बड़े चुनाव हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और ये एक तरीके से 2024 के पहले एक सेमीफाइनल मैच है। तो आप कर्नाटका के चुनाव को कैसे देखते हैं? आज क्या लगता है आपको, वहां पर स्थिति क्या है? कितनी सीटें देते हैं आप? ये सवाल मैं हर बार आपसे पहले पूछता हूं। देखिए, मैं कर्नाटक 9 दिन लगाया हूं, चुनाव की घोषणा की पहले आज ही हुई है, और करीब करीब कर्नाटक के जो 5 क्षेत्र है, मुंबई कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, मैसूर, बेंगलुरु, इस तरह के जो 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र में मैं जाकर आया हूं और 9 दिन तक डिटेल दौरा किया है। मैं आपको पक्का असेसमेंट कर रहा हूं कि हम निश्चित रूप से हाफ वे मार्क से काफी आगे रहेंगे। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जेडीएस की बात करी तो लोगों का यह भी कहना है कि जेडीएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिर से एक बार आप स्टडी करे बगैर का सवाल कर रहे हैं। गत चुनाव में हम सबसे ज्यादा सीटों के साथ 1 नंबर की पार्टी बने थे। हमारी 104 सीटें थी, जेडीएस की 34 सीटें थी, और फिर जेडीएस कांग्रेस की गोदी में सत्ता के लिए बैठ गई और दोनों ने सरकार बनाई। अब बताइए, जेडीएस किसकी बी टीम है? विधानसभा के चुनाव की घोषणा से पहले आपकी पार्टी ने जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए था, उसको आपने 2% जो है लिंगायत और वोकालिगा उसके लिए उसमें बांट दिया। ऑपोजिशन का कहना यह है कि ये पोलराइजेशन की आपकी एक स्ट्रैटेजी है। इसको कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। जो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने पोलराइजेशन के लिए किया था, उसको हमने करेक्ट किया है, और मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई। अमित जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आने वाले 2024 के चुनाव पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ही दिनों पहले एक ऑपोजिशन को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो क्या ये समझें कि 2024 में मोदी वर्सेस द रेस्ट होगा? पूरा ऑपोजिशन एक तरफ, मोदी जी एक तरफ। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या आप 300 का आंकड़ा 2024 में पार कर पाएंगे? पहले मोदी वर्सेस रेस्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। शायद मैं न समझा पाऊं, मगर जनता समझ पाएगी। अब मैं 3 पार्टियों के नाम बोलता हूं। श्रीमान चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये चारों पार्टियां अगर मोदी वर्सेस रेस्ट के फॉर्मूला के साथ आती है, तो चंद्रशेखर राव जी की एक सभा अगर यूपी में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा यूपी में? और ममता बनर्जी की सभा तेलंगाना में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और यादव साहब की सभा अगर बंगाल में रख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये सब अपने अपने राज्य में हमारे सामने ही लड़ रहे हैं, और लड़ाई इसी तरह से होनी है। एकता आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए है। आपको उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। एकता का कोई मतलब ही नहीं है। कोई एक दूसरे को ना नेता मानता है, ना एक दूसरे के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार है। चलिए, मैं मानूं कि टीआरएस तेलंगाना में 5 सीटें ममता जी को दे दे, तो एक लड़ाई हुई भाई। और समाजवादी पार्टी भी 5 सीट वहां दे दे, और ममता जी बंगाल में 5-5 सीटें दोनों को दे दे, तब तो एक हुए। मगर सब अपनी अपनी लड़ाई भाजपा के सामने लड़ेंगे, और क्या हम सब एक है? क्या एक है भाई? नहीं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक सीट पर एक ही कैंडिडेट हो, जो जॉइंट कैंडिडेट हो सबका, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का, तब कैसे लड़ाई हो? ना बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है, ना समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है। वो अलायंस करते हैं बंगाल और तेलंगाना में। जी, तो कैसे एक होंगे बताओ? ना बसपा कह रही है कि हम साथ में लड़ेंगे, ना सपा कह रही है हम बसपा के साथ लड़ेंगे। सिर्फ टीवी 18 कह रहा है कि दोनों साथ में लड़ेंगे। अब इससे कैसे होगा भला? को आपका कौन मानेगा? नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। मैं तो जो आप बोल रहे हैं उसको रिपीट कर रहा हूं।
अमित जी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से जो है ऑपोजिशन को बहुत डर है, कहती हैं कि जो हमको हैरेस करते रहते हैं, सरकार इनका इस्तेमाल करती है उन लोगों को परेशान करने के लिए। आज अगर आप देखें तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, चाहे वो कविता हो, केसीआर जी की बेटी हो कविता हो, हेमंत सोरेन हो, सब लोग या तो ईडी के घेरे में हैं या सीबीआई के घेरे में हैं। तो भूपेश बघेल जी के भी ज़्यादातर लोगों पर रेड्स पड़ती रहती हैं। तो ऑपोजिशन का कहना यह है कि क्या ईडी और सीबीआई के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में बंद हो चुके हैं? जरा भी ऐसा नहीं है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को वादा किया था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, और हमारी ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। कल ही मोदी जी ने कुछ आंकड़े दिए थे, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। 2004 से 2014 में ईडी, यही कानून था, कोई कानून हमने बदला नहीं है, यही कानून था। ईडी जो पीएमएल के कानून के तहत 5,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी, और मोदी जी के शासन के अंदर हमने 1,10,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। उसका 5% भी पॉलिटिशियन का नहीं है, बाबुओं का भी है, भ्रष्ट व्यापारियों का भी है, सबका है, जो देश के कानून को तोड़कर टैक्स दिए बगैर धन शोधन करते हैं। क्या लड़ाई बंद कर दें? और क्या देश की जनता ऐसा कानून चाहती है कि अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीति में काम करने वाले नेता या व्यक्ति भ्रष्टाचार करे तो इसके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो? यही सीबीआई के तहत 9 वर्षों में हमने 5,000 केस भ्रष्टाचार के दर्ज किए। कांग्रेस ने 500 भी नहीं किए थे, 500 भी नहीं। क्या 5,000 के 5,000 केस राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर है? ना, सभी के सामने है, बाबुओं के सामने भी है, व्यापारियों के सामने भी है, और मिली भगत के सामने भी है। और जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, लालू जी पर केस किसने किया था? यूपीए की सरकार ने किया था जी। शेख अब्दुल्ला के खिलाफ विमान भरकर अफसर, वो बड़े वाला एयर इंडिया का पुराना विमान आता है, क्या कहते 320 या ऐसा विमान होता है, पूरा विमान भरकर अफसर भेजे थे और कई सालों के लिए जेल में डाल दिए थे। किसने किया था? इंदिरा जी ने किया था। ये तो भ्रष्टाचार के केस है। मैं राहुल जी को और उनकी पार्टी को याद कराना चाहता हूं, इमरजेंसी डालकर लाखों बेगुनाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था 19 महीने तक, और बेल का प्रोविजन भी नहीं था। और यहां तो बेल का प्रोविजन, आप कोर्ट में जाइए। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की जी। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा, अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है, और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली। मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला।
वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह को के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। और केजरीवाल भी रोज छातियां पीटते हैं, भैया ये सारे निर्दोष हैं। तो जैन साहब कितने समय से अंदर हैं? काफी समय हो गया, 1.5 साल हो गया जी। क्यों बेल नहीं होता है? सिसोदिया जी कितने समय से अंदर हैं? क्यों बेल नहीं होता है? इस देश में अदालतें हैं भाई, सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। और इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ देखा हुआ है, मगर हमने कभी भी ऐसे काले कपड़े पहनकर, काली पगड़ियां, काली धोती, काला कुर्ता पहनकर नहीं रोड पर नहीं निकले हम। वही कानूनी मामला है, निर्दोष है तो कानून में श्रद्धा होनी चाहिए, कानून छोड़ देगा आपको। जी। मैं तो इतने साल तक कभी नहीं बोला, आज आपने यूं कर कर बुलवाया तो मैंने बता दिया। अब तक नहीं बोला था मैं तो कभी। पर अमित जी एक और पूरी मेरी इंट्रोगेशन में एक ही बात, मोदी का नाम दे दो, मोदी का नाम दे दो, मोदी का। भाई क्यों डरते हो मोदी से? क्यों फंसाना चाहते हो? और कोई इंट्रोगेशन में कोई चीज नहीं पूछी मुझे, और मेरे कारण बेचारे कई सारे पुलिस अफसर, निर्दोष टाइप के अफसरों को जेल में डाल दिया। और वही कांग्रेस आज ये प्रलाप कर रही है, वही चिदंबरम साहब आज बोल रहे हैं, वही कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, वही अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि भ्रष्टाचार का जितना भी पैसा इकट्ठा किया है, एक बार सामने से अदालत के सामने जाकर दे दे, शायद अदालत माफ कर दे उनको। ये ढूंढकर पकड़ेंगे तो तकलीफ आएगी। जी। कुछ अन्य राज्यों के चुनाव के बारे में बात करना चाहूंगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी आने वाले हैं इस साल। तो इन तीनों स्टेट्स में आप अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको इन तीनों स्टेट्स में क्या होगा? देखिए, तीनों राज्यों में अभी चुनाव की देरी है, मगर तीनों राज्यों का मेरा दौरा हुआ है। राजस्थान का कम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ज्यादा दौरा हुआ है। मैं इतना बताता हूं कि दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार की खिलाफ जबरदस्त रोष का माहौल मैं देखकर आया हूं, और मैं बहुत आशान्वित हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उलटफेर होने जा रहा है। और राजस्थान में तो शायद कांग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो पिछली बार कमलनाथ ने वहां पे बड़ी अच्छी फाइट दी थी और आप लोगों को बाद में सरकार को पलटना पड़ा था। इस बार भी कमलनाथ का नेतृत्व है, कांग्रेस खड़ी हुई है और एक कांटे की टक्कर का वो दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि इस बार आप जीत जाएंगे? पिछली बार आपको दिक्कत हुई थी। नहीं, पक्का जीत जाएंगे। पिछली बार दिक्कत हुई थी क्योंकि वहां पर कुछ कास्ट बेस्ड आंदोलन खड़े किए गए थे, और कास्ट बेस्ड आंदोलन के कारण वोटर प्रभावित हुआ था, कलर्ड हुआ था, और वो आंदोलन के परछाई में एक चुनाव हुआ था। ऐसा ही कास्ट बेस्ड आंदोलन गुजरात में भी खड़ा किया था जी। इस बार नहीं, इसके पहले के चुनाव में इसकी परछाई में चुनाव हुआ, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में थोड़ा असर होता है इसका। परंतु इस बार हमें वो लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है कि राजनीतिक हथकंडा था। अब मैं जाकर आया हूं, मैं पूरा माहौल देखकर आया हूं, मुझे तो बहुत अच्छा माहौल की अनुभूति होती। अभी जी 2024 के चुनाव के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखें, आपको 300 के ऊपर सीट मिली थी, ज्यादातर स्टेट्स में सैचुरेशन सीट्स मिली थी।
उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा सीट थी। देखो राहुल जी, आपकी स्मृति थोड़ी वीक है, मेरी बहुत शार्प है जी। 2019 के शुरुआत में पहला सवाल आपने ये किया था कि 14 में सैचुरेशन पर हो क्या होगा और 19 में हमारी सीटें बढ़ गई। इस बार भी कहता हूं, गत चुनाव से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री। ये एक्स्ट्रा सीट जो है वो कहां से आएंगी? एक्स्ट्रा सीट्स कौन से, किन प्रदेशों से आप देख रहे हैं ज्यादा सीटें आएंगी पिछली बार से? कई सारी, लास्ट टाइम मैं कहता था कि बंगाल से हम सीट बढ़ाएंगे, कोई नहीं मानता था, अब बढ़ गई। नहीं, 18 सीट। उड़ीसा से बढ़ाई, तेलंगाना से बढ़ाई। हमारी पार्टी जमीन पर काम करने वाली पार्टी है और मोदी जी का ऑरा भारत की चारों दिशा से अंतिम गांव से लेकर दिल्ली तक है। जी। साउथ में तमिलनाडु और केरला में आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का ऑरा वहां पर भी है, मगर सीट पे कैसे कन्वर्ट होगा? कोई तालमेल AIDMK? वहां हमारा संगठन वीक था, जी। हमने काफी प्रयास किए हैं, काफी सुधार किया है, ढेर सारे गांवों तक पहुंचे, ढेर सारे बूथों तक पहुंचे हैं और जहां वीक है हमारे साथ साथी भी है। अमित जी, खालिस्तान के इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है? आप किसका हाथ मानते हैं इसमें? कई सारे वर्षों से 90 के दशक से चल रहा है। अब किसका हाथ है ऐसा पिन पॉइंटेड कहना तो बड़ी दिक्कत है, परंतु मैं मानता हूं कि इस देश के हर हिस्से में रहने वाले सिख भाई, सिख नागरिक, पंजाब में भी रहने वाले ज्यादातर सिख भाई बहन ये मानते हैं कि भारत के साथ रहना चाहिए और भारत के प्रति निष्ठा से हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया और विशेषकर सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जितना बलिदान सिख भाइयों ने दिया है, सिख जवानों ने दिया है, शायद देश के किसी हिस्से ने नहीं, और हर भारतीय को इस पर गर्व है। अमित जी, एक दूसरे मुद्दे की ओर जाता हूं। हाल में जुडिशरी से सरकार के टकराव का एक माहौल बना हुआ है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी और रिजिजू जी जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में रिकमेंडेशंस की अनदेखी की है। इसको देखिए जुडिशरी, मैं समझ गया आपके, आप ये कोई टकराव वकराव नहीं है, सब अपने अपने एक ओपिनियन देते हैं भाई, इसको टकराव का स्वरूप मत दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार जुडिशरी से किसी भी प्रकार का टकराव कर ही नहीं सकती, किसी भी सरकार ने नहीं करना चाहिए। दोनों का संविधान सम्मत काम करने का अपना अपना दायरा है और सब अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, कर भी रहे। नहीं, NGAC बिल जो है दोनों संसदों में पास हुआ था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके सरकार के एक मंत्री बराबर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव जो चल रहा है, ये क्या हमारे देश के लिए ठीक है? हमारी सरकार के मंत्री की बात को आपने ध्यान से नहीं सुना है। आपने जिस जजमेंट का जिक्र किया कि कानून को उस जजमेंट से उलटफेर कर दिया, ऐसा नहीं है। वही जजमेंट में एक हिस्सा है कि आप जजेस अपॉइंटमेंट के लिए एक नई SOP बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। जी। भारत सरकार ने एक SOP बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजी है जी। जो वहां लंबित है। किरण जी ने कहा इस पर जल्दी विचार करना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? मैं नहीं मानता ये कोई टकराव की बात है, मगर अब आप जो आपकी स्पर्धा होती है, टीवी ज्यादा कौन देखे इसकी, और कुछ भी कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भाई इसको। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पर, और मुझे पता है कि आप ये नोकझोंक जो है सुप्रीम कोर्ट, ये अडानी में भी उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं कमेटी का गठन किया, IB रिपोर्ट जो है जजेस पर IB रिपोर्ट भी पब्लिक की, तो इलेक्शन कमीशन में भी सरकार की पावर्स को थोड़ा डाइल्यूट किया। तो क्या आप ये नहीं देखते कि इसमें थोड़ा यहाँ पे कुछ लोग फिर भी एक बार जजमेंट नहीं पढ़ा है? दोनों इलेक्शन कमीशन पर जो जजमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि सरकार जब तक कोई कानून नहीं बनाती तब तक की ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उन्होंने बताई है। सरकार को कानून बनाने का मौका दिया, अब सरकार का काम है कानून बनाकर कानून सार्वजनिक कर दे, संसद में पारित करा ले, और सरकार करेगी, इस पर विचार कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हमने जो फैसला दिया है वो कानून हो गया है। जी। कानून बनाने का काम देश की संसद का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि इस पर एक कानून बनाने की आवश्यकता है, और जब तक नहीं बनता है तब तक ये स्टॉप
गैप अरेंजमेंट हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो स्वागत है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट का। अब गैप जो है वो भरने का काम हमारा है, हम कर रहे हैं। अमित जी, एक मुद्दा जिस पर आपने बहुत काम किया है और वो है ड्रग्स के खिलाफ आपने बहुत काम किया है। आप इतने व्यस्त रहते हैं, इसके बाद भी आपने इस चीज पर बहुत ज्यादा काम किया। आप कैसे देख रहे हैं कि भाई मैं काफी चीजों पर काम करता हूँ। मैं कह वो सब तो करते हैं, मेरा मतलब है कि ये एक ड्रग्स फ्री इंडिया का जो सपना है वो कब पूरा होगा? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आज भी इतने। देखिए ऐसा है कि ये ऐसी समस्या है जिसकी समाप्ति की कोई डेट नहीं दी जाती है, ना हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। एक लड़ाई है और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, मगर अप्रोच में बदलाव हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ड्रग के खिलाफ लड़ाई में हमने अप्रोच बदला है। एनकोड कर एक व्यवस्थापन 2020 से हम लेकर आए, जिस एनकोड के अंदर 4 स्तरीय व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर पर 2 व्यवस्था है, एक राज्य स्तर पर है और एक जिला स्तर पर है। और एक सिर्फ पहले पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके खिलाफ लड़ते, अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, इसके साथ समाज कल्याण विभाग, जेल, होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी, तो नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे सब इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़े। वो व्यवस्था का नाम है एनकोड व्यवस्था, जो 2020 से हम लेकर आए और इसके कारण ड्रामेटिक परिवर्तन आंकड़ों में आया है जी। मैं आपको बताता हूं, पहले 9 साल में 630 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था और ये 9 साल में 22,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। देश की जनता को भी शायद मालूम है, हर 3 महीना अपने हाथ से मैं ड्रग जलाता हूं जी, और 3 साल से जलाता हूं। 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग। इसका मतलब ये नहीं ड्रग ज्यादा आने लगा है, इसका मतलब है ड्रग ज्यादा पकड़ा जाता है। हमने तंत्र को कठोरता के साथ काम करने की सूचनाएं दी है। और पहले ड्रग के खिलाफ जो केस होते हैं उसमें केस का अप्रोच होता था। एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो केस रजिस्टर कर लेते थे, संतुष्टि होती थी। अब ऐसा नहीं होता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच लिया है। एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है तो वो कहां से लाया, वहां से लेकर देश में कहां से आया, वहां तक इन्वेस्टिगेशन होता है। और देश की सरहद पर पकड़ा जाता है तो जहां से पकड़ा गया वहां से कहां पान की दुकान तक जाना था, वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है जी। तो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन के कारण आज पूरे तंत्र पर उनकी जो सिस्टम है इस पर एक कुठाराघात करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि इस लड़ाई के अंदर विशेषकर युवाओं ने जुड़ना चाहिए। ये हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी को खोखला बनाती है। ये जाली नोटों के व्यापार को बढ़ावा देता है ये षड्यंत्र। ये ड्रग ट्रैफिकिंग से ही टेरर फंडिंग होती है। ये हथियारों की तस्करी को भी बढ़ावा देता है और हमारे बच्चों को उनके जीवन के आनंद से गुमराह करता है। और हमारी सरकार का स्पष्ट अप्रोच है कि जिस बच्चे को ड्रग की आदत पड़ती है वो तो विक्टिम है, व्यापार करते हैं वो गुनहगार है। और दोनों के लिए हमारा अलग अलग अप्रोच है। जो विक्टिम है उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर पर ले जाओ और जो व्यापार कर रहे हैं उनको कभी न बाहर आ पाए, इस प्रकार के कानून से जेल की सलाखों के पीछे डालें। बहुत अच्छा। आपने अभी कहा आपने बहुत सारे काम किए, एक और काम पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूं और वो है नक्सलवाद से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी आप एक राज्य जो है छत्तीसगढ़ में सुकमा में रहकर भी आए। आपने काफ़ी स्कूल अस्पतालों के कुछ एरियाज़ में जो है आप गए भी, सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती थी, आप वहाँ पहुँच गए। मगर आपने ये सब किया, इसको आप कितनी बड़ी समस्या मानते हैं और इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, एक जमाने में काठमांडू से तिरुपति कॉरिडोर की बात होती थी और देश के 12 राज्य इसकी चपेट में थे। 12 राज्य आज घटते 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 छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के 1-2 जिले, मध्य प्रदेश का 1 जिला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के 1-1 जिले और उड़ीसा संपूर्ण मुक्त हो गए। बिहार और झारखंड भी संपूर्ण मुक्त हो गए। बंगाल मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश मुक्त हो गए।
और ये 10 साल के अंदर, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर हर प्रकार की वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में एवरेज 76% की कटौती हुई। इनकी कैडर को पूरी तरह सख्ती से हम निपटे हैं और इसके साथ जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनको मेन स्ट्रीम में आने की भी व्यवस्था। मैं मानता हूं कि बहुत कम समय के बाद ये देश हम ऐसा सोच सकेंगे, ऐसा सुन सकेंगे, ऐसा देख सकेंगे कि देश वामपंथी उग्रवाद से संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है। अमित जी, एक सवाल और, आज अगर आप विश्व भर में देखें तो ज्यादातर देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। सब सारे बड़े बड़े देश जो है उनकी इकोनॉमी जो है आज एक कठिन एक संघर्ष से गुजर रही है। आज इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है जिसकी की इकोनॉमी फिर भी संभली हुई है और अच्छा कर रही है। मगर इसका एक दूसरा पहलू है जो कि सरकार, ऑपोजिशन सरकार को टारगेट करता है, वो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। ये मुद्दा बार बार आता है, महंगाई बढ़ी है और काफी बढ़ी है इधर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई को भी कोरोना के कठिन कालखंड के बाद विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की स्थिति इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इवन अमेरिका, ये सबसे बहुत अच्छी स्थिति है। और मैं इतना कह सकता हूं कि खाने पीने की चीजों पर मोदी जी ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया है। मगर आज विश्व का अर्थतंत्र एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ा है कि विश्व के अर्थतंत्र के अंदर जो बदलाव होते हैं इससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। हम अगर ये कहेंगे कि विश्व के अंदर जो स्लोडाउन आया इसका हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, विश्व के अंदर जो महंगाई हुई इसका हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, तो वो सही नहीं होगा। इसका प्रभाव होना ही है, परंतु इसके सब प्रभाव को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि कोरोना के कालखंड के दोनों सालों में समग्र विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अगर कोई अर्थव्यवस्था रही है तो वो भारत की रही है। और ओवरऑल असेसमेंट करें तो अटल जी इस देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में जी। फिर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, 11वें नंबर पर से देश को 12वें नंबर पर नहीं जाने दिया, 11वें नंबर पर 10 साल तक देश स्थित रहा। फिर मोदी जी आए, 9 साल में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर का अर्थतंत्र भारत बना। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी सिद्धि है, पूरी दुनिया मानती है कि भारत उत्पादन का हब बन चुका है। नए नए क्षेत्र के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, ड्रोन का क्षेत्र हो, स्टार्टअप को बढ़ाना हो या युवाओं के लिए एक सानुकूल वातावरण खड़ा करना हो जिससे एक मंच पर खड़े रहकर विश्व के युवाओं के साथ वो स्पर्धा कर पाए, वो मंच मोदी जी ने भारत के युवाओं को दिया है और सफलतापूर्वक दिया है, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं, और आज लोग मानते हैं कि इस डेकेड के एंड तक हो सकता है कि हम टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में भी हों, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित जी, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछूं पर उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। एक सवाल जाते जाते बताइए, आप रिलैक्स कैसे करते हैं? कुछ कभी छुट्टी लेते हैं, कभी कुछ? तो अभी आपके साथ बैठकर ही रिलैक्स हूं भैया। देखो भाई, मन में जो है वो करते रहो, अपने लक्ष्य के अनुरूप करते रहो, अपनी मान्यता के अनुरूप करते रहो, कभी थकान नहीं लगेगी। अपने मन से विपरीत करोगे, अपनी आइडियोलॉजी से विपरीत करोगे, अपनी मान्यता से विपरीत करोगे तो थकोगे। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर अपनी मान्यता के अनुसार काम करते रहोगे तो थकान कभी नहीं लगेगी, और इसीलिए मुझे कभी नहीं लगती। मुझे पता है कि मुझे जवाब मिलेगा नहीं, पर मैंने फिर भी कोशिश की। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राइजिंग इंडिया में आए, आपने हमारे सारे सवालों का बहुत लंबे समय तक जवाब दिया, हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राहुल जी वाली भ्रांति को क्लियर करने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।